Bye. Bye. Could you tell me about your life? You're right now in Hyderabad. You came here for organizing meetings, and you are from Mehtar community, and you're working in Delhi University in 4th class employee, and you are also one of the key members to organize protest against the Delhi University authorities on implementing the reservation policy and this backlog posts and all, I suppose some rosters and other things. So that before going to that question, could you talk about you as a person from Mehtar community, where you come from in Delhi, and what is your background about your community also? Speak in Hindi? Hindi. मेरा नाम अमर सिंह है और मेरे फादर का नाम है अनवर प्रसाद। मेरा नाम अमर सिंह है और मेरे पिताजी का नाम है अनवर प्रसाद है और मेरी माताजी का नाम संतोष है। हम बेसिकली राजस्थान से माइग्रेंट हैं और वो राजस्थान से भी 47 पार्टीशन जो हुआ, देश आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पहले हम दिल्ली आ गए थे। तो दिल्ली का जो मेन सेंटर है, दिल्ली का हार्ट जो है कनॉट प्लेस, उसके पास ही हमारा पूरा परिवार आके रहा और उसका अधिकांश हमारे परिवार के लोग लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में हैं। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मेरी माताजी जो दिल्ली का पूरा वॉल सिटी एरिया है, जामा मस्जिद चांदनी चौक उसके बैक साइड में उसे वहाँ रही। मेरा बचपन भी वॉल सिटी एरिया में बीता। मेरी पैदाइश वॉल सिटी एरिया में मछली वाला हॉस्पिटल बोलते हैं, कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल, मेरी पैदाइश वहीं की है। और रूट्स हमारी राजस्थान में, लेकिन मेरा जन्म दिल्ली में होने के कारण जो मैं हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, जम्मू के जो लोग हैं अपने, और जो दूसरे राज्यों उनकी संपर्क में भी रहा, जो मेहतर समाज के लोग हैं। पंजाब में जिनको चूड़ा बोला जाता है, वाल्मीकि बोला जाता है। हरियाणा में चूड़ा, वाल्मीकि बोला जाता है, भंगी बोला जाता है। तो राजस्थान में मेहतर बोला जाता है। तो गुजरात में भी मेहतर, और अपना हिमाचल में चूड़ा, भंगी। जम्मू कश्मीर में भी मेहतर, चूड़ा, भंगी बोला जाता है। वो हलालपुर नहीं, वो हलालपुर जो बता रहे हैं आप, वो उत्तर भारत में लगभग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इवन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इवन बिहार तक एक इनकी एक कॉमन आइडेंटिटी एक बन रही है। तो वाल्मीकि के नाम से एक कॉमन एक पहचान इनकी बन रही है। लेकिन अभी उत्तर भारत में ही हम उत्तर प्रदेश और कुछ जिले उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न में और कुछ जिले मध्य प्रदेश के मिला के बुंदेलखंड एक बेल्ट है। तो उसमें हर जिले में अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि बांदा में डोम, दुमार, इधर अपना झांसी, इधर महीपुर, इधर मसूर, और ये इधर सुदर्शन को मानने वाले लोग हैं। यही लोग जो बताया मैंने, मध्य प्रदेश में भी कुछ जिले हैं। वहाँ इलाहाबाद में हिला के नाम से जाना जाता है। हिला में भी हम लोग हिला जब बोलते हैं तो हिला बोलते हैं। हिला कौन? हिला हिंदू या हिला मुस्लिम? हमारे लोग बड़ी संख्या में मुस्लिम बने। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जो है वो इसी मेहतर समाज से, इसी समाज के बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो सिख भी बने, जिन्हें मजहबी सिख कहा जाता है पंजाब में। बराबरी, आदर, सम्मान की तलाश में इसी समाज के लोग क्रिश्चियन बने, इस्लाम को कबूल किया कि वहाँ इस्लाम में इन्हें सम्मान, बराबरी, इज्जत मिलेगी। और अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि अभी जो भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज को समझना होगा तो जाति को समझना होगा। जब तक हम जाति को नहीं समझ पाएंगे तो हम पूरे भारतीय समाज को नहीं समझ पाएंगे। जाति को समझे बिना हम भारत को कुछ भी नहीं समझ पाएंगे हम। तो उसी
कड़ी में हम ये भी जो पूरी जो भारत की जो खास सिस्टम्स है, जाति व्यवस्था है, सबसे निचले पायदान पर ये सफाई कामगार या इसको बैलेंस होने वाले मेहतर समाज, तो चंडाल बोला जाता है, मेहतर बोला जाता है, अलालखोर बोला जाता है, और इसकी देश भर में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी भी नहीं है पूरा। मिलिट्री के अंदर, डिफेंस में लाखों की संख्या बढ़ा पड़ा है, लाखों, 2-2.5 कंटोनमेंट पर। उसके ट्रेन हमारे मित्र हैं, मिस्टर कोकल, बहुत दिल्ली में रहते हैं, आनंद के। रेलवे में हमारी संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन पूरे देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। 3% जो ब्राह्मण पूरे देश में राज कर रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद इनका कोई पहचान नहीं है। और जो 2 बड़े पार्टीशन हुए, चाहे वो बंगाल का पार्टीशन हुआ है और चाहे वो पंजाब का पार्टीशन हुआ। बंगाल का पार्टीशन होने से बांग्लादेश बना और पंजाब के पार्टीशन होने से पाकिस्तान बना। तो उसमें बड़ी वजह जाती थी, क्योंकि आजादी से पहले जो वोटिंग हुई उसमें कांग्रेस पार्टी को पंजाब और बंगाल से बहुत 0 का ऐसा वोट मिल रहा है। अर्थात बंगाल में और पंजाब में दलितों का बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो रहा था। बंगाल में उनका अलायंस मुस्लिम से हुआ। आजादी के बाद यदि हम देखते हैं तो देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश होता है, वहां से 85 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। तो यह भी देखा गया कि जिस राज्य सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए तो उसने देश के प्रधानमंत्री भी दिए हैं। आजादी से पहले सबसे बड़ा देश का प्रोविंस बंगाल होता था, 100 से ज्यादा पूरा रिप्रेजेंटेटिव होते थे। यदि बंगाल का डिवीजन नहीं होता तो जो दलित, चंडाल और जो मैंने बताया चंडाल, जो इनका अलायंस मुस्लिम से हुआ, तो बंगाल में बड़ी ताकत के रूप में उभरे ये लोग। तो हिंदुत्व फोर्सेस घबरा गई कि भाई इनका अलायंस हो गया तो ये लोग उसका सेंटर करें, तो बंगाल का डिवीजन हुआ। यही हालात पंजाब में हुआ, मुस्लिम और इनका अलायंस हुआ, तो वहां के लोग घबरा गए कि भाई ये लोग तो बंगाल का डिवीजन में भी। और आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, ये सबसे बड़ा मैं कहना चाहूँगा, मेरे जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा बचपन में। जो हमारे फादर तो दिल्ली आ गए, दिल्ली में जो जितने महानगर हैं वो अधिकांश जो माइग्रेंट लोग विभिन्न राज्यों से हमारे लोग आए, हमारे लगभग पूरे देश भर में कुछ, अब बात को छोड़ दें थी, पूरे देश में हमारे पास जमीन नहीं है और सफाई एमएलए के अलावा कोई हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो हमारी मजबूरी है। तो बड़ी संख्या में माइग्रेंट, मतलब जो महानगर है हमारे लोग माइग्रेंट होकर आए। तो इसी में कहना चाहूंगा, तो जो हमें लड़ने की ताकत मिली, हमारे समाज के हर एक व्यक्ति का, हर एक परिवार का आप यदि वो अपने आप में पूरा उसका व्यक्ति या पूरा परिवार अपने आप में इतिहास है। उस परिवार के आप सेंटिमेंट सुनेंगे पर आप सबके रोंगटे खड़े होंगे। जिस तरह गुजारी हमने जिंदगी, उस तरह गुजारे कोई 4 दिन। तो मैं कहना चाहूंगा, मेरे जो हमारे जो फादर बचपन में अपने गांव की जो हालात सुनाते थे कि गांव में नाई लोग उनके बाल नहीं काटते थे। मेरे मदर फादर की डेथ हो गई थी, उनके बड़े भाई अधिकांश सब दिल्ली में माइग्रेंट हो गए थे, तो छोटे थे वो, नाई बाल नहीं काटते थे। तो बताते हैं कि वो मोमबत्ती जला के बाल जला लेते थे। और जो जैसे बरसात के सीजन के अंदर हमारे लोग गांव में अधिकांश लोग सफाई करने के बाद उनको रोटी मिल जाती है ना, या बड़ा कोई फंक्शन होता है तो उसमें उनको झूठन मिलती, झूठन। ओम प्रकाश बाल्मीकि ने जो नॉवल लिखा झूठन, बड़े मार्मिक ढंग से लिखा वो, वो पूरे इस समाज की व्यथा को व्यक्त करता है पूरा। तो उस जमाने में मतलब 15-15, 20-20 दिन, महीने जब बड़ा बारिश लगातार होती थी तो घरों में चूल्हे नहीं जलते, आता रोटी नहीं बनती, खाना नहीं बनता था। तो उस हालात में झूठे को घर में सुखा करके घरों भर करके उसको वो खाया करते थे। ये वाला वो नहीं, ये वाला। Now you were telling, तो वहीं से हमें ताकत प्रेरणा मिली यार कि हालात क्यों है।
और ये हमारे मतलब पूर्वजों के ऐसे हालात रहे, हमारे पूरे समाज के ऐसे हालात हैं, तो ये हालात ये कब तक चलेंगे? हमारे साथ भी आज ऐसा व्यवहार होता है कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, क्या ये कब तक चलता रहेगा, कब खत्म हो पाएगा? जी, now you are talking about the migrants. You are saying that you are migrated. You are a Rajasthani. You migrated to Delhi, and then now you are saying that in Hyderabad there are Mehtars, and in Punjab and Haryana and Madhya Pradesh and Bihar. So that you are saying across the northern states you have Mehtars. So they all belong to one particular state. Where are their origins? All are migrants from Rajasthan? यदि हम देखेंगे अभी जहाँ हम हैदराबाद बैठे हैं, इसमें बहुत सारे हमारे मोहल्ले हैं अभी भी। सुल्तान थाई बड़ा मोहल्ला है, उसमें अधिकांश हरियाणा से माइग्रेंट लोग हैं, और मोहल्ले हैं कुछ लोग उसमें हरियाणा यूपी दोनों हैं, पूरा यूपी से भी है। आज हमारे जो कल हमारी मीटिंग होने जा रही है उसमें गुना से जो लोग आ रहे हैं, विदर्भ से जो लोग आ रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी संख्या में लोग हरियाणा से, राजस्थान से और यूपी से माइग्रेंट है। यहाँ भी देख रहे हैं हरियाणा, राजस्थान, यूपी से माइग्रेंट। जी, so that it is not one Mehtar, it is not one Rajasthani Mehtar. There are different Mehtars in different states. So that so that in Rajasthani there is one Mehtar, but one thing is all don't belong to one particular state. For an example, in Bihar, from North India. For Bihar, you are talking about Mehtar. Who is there? Dom भी कहते हैं वहाँ. Dom. Okay. What language they speak at home? In where? In Bihar. हिंदी they speak or हिंदी और भोजपुरी? जो माइग्रेंट उनकी बात कर रहे हैं आप, जो लोकल जो वहाँ के बिहार के लोकली, वो तो जिस बेल्ट में रह रहे हैं ना, पूरा भोजपुर बेल्ट है, भोजपुर में तो भोजपुरी बोलेंगे वो। भोजपुर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जो वो बेल्ट है जो बोलते हैं उसको भोजपुर में भोजपुरी बोलते हैं। नहीं तो जो है जो ये बोलते हैं ना, मगही नहीं। So, for example, here in Hyderabad, we are sitting in a person's house actually. In his house, I think they speak in Hindi at home. Outside they know Telugu also. In your house also there, you will speak Rajasthani at home. You will speak outside Hindi. मेरे घर पे परिवार में पेरेंट्स मेरे राजस्थानी बोल लेते हैं, लेकिन हमें दिल्ली ज़्यादा पूरा तो स्कूल सब पूरा, तो मैं राजस्थान समझ लेता हूँ, थोड़ा बोल भी लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर बोलता नहीं मैं। Stop that language. So that in Punjab, what language they speak at home? Punjabi. At home. Punjabi. Like you speak in Delhi Rajasthani, so that and outside you speak Hindi. So that here they speak Hindi and even they know Telugu also. So in Punjab they speak Hindi at home. पंजाब में जो पंजाब में ज़्यादा माइग्रेंट नहीं है, वही लोकल है। पंजाब चंडीगढ़ में थोड़ा माइग्रेंट है। Okay. यूपी से हरियाणा से। Okay. हाँ, तो यूपी हरियाणा से जो लोग पंजाबी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन पंजाब में पंजाबी लोग, पंजाबी जो वहाँ का मेहतर है, वहाँ का जो चूड़ा है, वाल्मीकि है, वहीं की पंजाबी भाषा बोलता है, लोकल है वहाँ का वो। So that across these states, what language, what are the professions they do? Occupations. अधिकांश जो हमारा समाज का बड़ा हिस्सा अभी भी जो सफाई के पेशे में, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा बहुत पढ़ लिख के गया, वो सरकारी नौकरियों में है, कोई ड्राइवर है, कोई क्लर्क है, कोई बड़े अफसर भी हैं, उनकी संख्या बहुत ना के बराबर है। आरक्षण में भी देखा जाए तो उनका फायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो आरक्षण का सवाल, चाहे वो असेंबली में हो, चाहे वो नौकरियों के अंदर हो पूरा है ना, और चाहे वो अपना जो शिक्षा के अंदर देखा जाए तो उसका बहुत बड़ा। But majority of the Mehtar community does scavenging. Majority. Right. Those who are very low class, in the sense economically very. So that now there is a question actually. मेजोरिटी में जो अभी तक जो है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें जो मेजोरिटी ये लोग हैं, प्लस जो इन रेलवे डिपार्टमेंट, प्राइवेट में जो मोहल्ला करते हैं, मोहल्ला उसको बोलते हैं मोहल्ला, उसे रोटी देता है, कुछ मामूली से उस मेहनत का पूरा दाम नहीं देते, तो मेजोरिटी इसी समाज के लोग हैं। लेकिन वो दूसरे प्रोफेशन में भी जा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ना के बराबर, बहुत कम है। Now there is a scavenging profession, which is considered as an untouchable occupation. So that now as a Mehtar community person,
And what would you see as a government's reform? The government is saying that rehabilitation we have to give. So that how do you see empowering this scavenging population across India? नहीं, अभी भी भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं इस पर बनाई गई है महिला प्रथा समाप्त करने के लिए, लेकिन उस सब के बावजूद आज भी एक समाज का हिस्सा आज महिला प्रथा के काम में लगा हुआ है। जो भारत सरकार की बहुत सारी योजना है, मलकानी कमेटी से लेकर बहुत सारी, उसमें सरकार ने जो करोड़ों रुपए का बजट बनाया, लेकिन वो वास्तव में जो लोग अभी भी उस काम से जुड़े हुए हैं वहां तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाया है। तो सरकार का जो तंत्र है उसमें जो पूरा करप्शन है, पूरा वो इसमें इन्वॉल्व है पूरा, और सरकार की पॉलिसी कितनी इंप्लीमेंट हो पाती है पूरा हम व्यवहार में प्रैक्टिस में देखते हैं पूरा। और जो ब्राह्मणी जो व्यवस्था पूरा वो भी नहीं चाहते कि पूरा का पूरा ये लोग पूरा आगे तरक्की कर पाएंगे ना, ज्यादा जो सोचते भाई ये तरक्की कर जाएंगे तो ये काम कौन करेगा। अब एक बड़ी साजिश के तहत भारत का पूरा इतिहास ही साजिश भरा षड्यंत्रकारी और घिनौना इतिहास है। चाहे वो शिक्षा का इतिहास ले लीजिए, शिक्षा में भी एकलव्य का अंगूठा काटा चला, गवाह है कि पूरा साजिश के तहत पूरा मतलब शिक्षा से वंचित किया गया पूरा। ऐसी आज वर्तमान में साजिश के तहत इस समाज के पर बहुत बड़ा हमला है। जो थोड़ा बहुत उसको जो थोड़ी बहुत तरक्की हो पाई सरकारी क्षेत्र में, जो उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट मिला, सफाई का काम मिला, आज वो काम भी उससे छीन लिया गया है। वो काम भी उसको ठेकेदारी पर कर दिया गया पूरा। जबकि भारत सरकार का नर्म श्रम कानून यह कहता है कि जिस जॉब की नेचर, जिस कार्य की प्रकृति स्थायी है तो इस पर स्थायी कर्मचारी होना चाहिए। जिस कार्य की प्रकृति स्थायी नहीं है वहां स्थायी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। सरकारी रोड एक बार बने, सड़क एक बार बनेगी तो 5 साल नहीं बन पाएगी, वो 3 साल नहीं बन पाएगी। तो सड़क के कार्य के लिए स्थायी कर्मचारी नहीं चाहिए। लेकिन एक बार बिल्डिंग बन जाएगी तो बिल्डिंग कार्य के लिए चौकीदार 24 चाहिए। तो चौकीदार का कार्य जो है वो स्थायी है, माली का कार्य स्थायी है, इसी भांति सफाई का कार्य भी स्थायी है। साल में जो कार्य 120 दिन होते हैं तो वो कार्य स्थायी गिने जाते हैं। उसके बावजूद ये कार्य सरेआम भारत सरकार श्रम कानून का उल्लंघन करते हुए ठेकेदारी पर दिया जा रहा है। और इस समाज को इसके बाद कोई जमीन नहीं, कोई उसके बाद इस कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं है। मरने को मजबूत जिंदा लाश की बात छोड़ा जा रहा है पूरा। हम समझते हैं बहुत बड़ा हमला है। आपने विकल्प दिया नहीं समाज को, बिना विकल्प दिए आप पूरा छीन रहे हैं। इवन अभी जो मायावती सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1 लाख नौकरियां सफाई कर्मचारी की निकाली, नहीं उसमें आरक्षण लागू कर दिया। आप ये कार्य मतलब दूसरे लोग कराना चाह रहे हैं भाई। इस समाज को विकल्प दिया नहीं और इससे ये कार्य भी छीन लिया। आप कह रहे हैं हम दूसरे ठाकुर से बनी सबसे कराएंगे ये कार्य, सफाई का कार्य। लेकिन वो लोग आज पैसे देके भर्ती तो हुए सफाई एज ए सफाई कर्मचारी, लेकिन वो लोग काम नहीं करते। काम कराने के लिए वो इसी समाज के जो मेहतर समाज है, भंगी समाज है, जो सूरज को बोला जाता है, बाल्मीकि को बोला जाता है, डोम डुमार बसोल बोला जाता है, उन्हीं से 3000, 4000, 2000, 2500 में कार्य कराया जा रहा है। तो पहले जो थोड़ा बहुत तरक्की का समझे उसको मिनिमम वेजेज, कैजुअल लीव, अर्न लीव जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता था, तो सरकारी स्कूलों सब उससे भी वंचित हो गया वो। हाँ, और एक बहुत जो मैं आपको भयंकर आंकड़ा जो देना चाहूंगा, आज कहीं भी देखते हैं आप जो सरकार पानी के लिए बहुत सारे जो हैंडपंप के लिए बड़े उपाय खोजती है, कहीं बच्चा गिर जाता है तो पूरे देश का दुनिया मीडिया वहां एक्टिव हो जाता है, उसका मिलिट्री तक पहुंच जाती है। लेकिन जो समाज पूरे समाज को बीमारियों से बचाता है, पूरे समाज की सफाई का कार्य करके, मैं सिर्फ 4 स्टेशन को उदाहरण दे रहा हूँ। नई दिल्ली स्टेशन
सैदुल्ला, निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली स्टेशन, यदि 4 दिन से अब आप सफाई का काम बंद करा दिए, पूरा शहर दिल्ली सड़ जाएगा। पूरा लाखों लोग यात्री जो आते हैं, पूरा भयंकर बीमारी फैल जाएगी। पोस्टमार्टम पर डॉक्टर खरादा सब चीरफाड़ कौन करता है? टीबी हॉस्पिटल के अंदर जो बीमारियां हैं उसको जो बलगम होता है कोई जलाने का कार्यक्रम करता है, वो सब यही समाज करता है। पूरा रेलवे ट्रैक पे मौत हो जाती है तो उस पर बॉडी उठाने का कार्यक्रम करता है, ये समाज करता है। नली कुएं में, नदी में जो सड़ी गली लाशें आती है उसको उठाने का कार्यक्रम करता है, ये समाज करता है। और बदले में उसे क्या मिलता है? तो मैं कहना चाह रहा हूं कि 1 साल में भारत मतलब तहलका.com सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर 1 साल में 22,000 करते हैं जहरीली गैस के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उनको कोई भी साइंटिफिक उपकरण नहीं दिए जाते, कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं दिए जाते। साल भर में पूरे देश भर में 22,000 सफाई कर्मियों की, बेहतर समाज के लोगों की मौत हो जाती है और कोई सरकार बोलने वाले नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार संगठन बोलने वाला नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब ऐसे लगता है कि क्या ये सभ्य समाज है? हम किसी सभ्य समाज में रह रहे हैं क्या? समाज इतना असंवेदनशील हो गया कि 22,000 मौतें होने के बाद भी उसे नजर नहीं आ रहा है। ये बच्चे की जो बच्चा गिर जाता गड्ढे में तो उसको तो तुरंत संवेदनशीलता नजर आती है? आज हमारी माँ बहन बेटी जो महिला उठाएगी उसको वो ऊपर कपड़ा लगा के निकल जाएगा, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद वो संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। साथ में कहना चाहूंगा जो ब्राह्मणवादी मानसिकता की सबसे भयंकर विभत्स उदाहरण देना चाहूंगा, दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एमसीडी जो कूड़ा घर है, जहां कीड़े चल रहे होते हैं, बड़ी भयंकर बदबू आती है, जहां से 2 सेकंड में कोई व्यक्ति निकलता है तो उसका दिमाग सड़ जाता है। उन कूड़ा घरों के ऊपर सरकारी कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को, बेहतर समाज के लोगों को रहने के लिए घर अलाउड कर दी है। जहां जानवर भी रहना पसंद नहीं करता, जहां पर कुत्ता भी बैठना कोई पसंद नहीं करता, उन कूड़ा घरों के ऊपर दिन रात सड़ान आती है। कोई भी व्यक्ति वहां निकल जाए 2 सेकंड में उसका दिमाग सड़ जाता है। तो जो दिन रात लोग रहते हैं उनके दिमाग की क्या हालत होती होगी, उनको रहने को मजबूर किया था। उनको कूड़ा घर के ऊपर मकान अलाउड किया था, वो रहने आज भी दिल्ली शहर के अंदर।